तो कल हम व्हीट स्टोन पढ़ाई कर रहे थे। तो व्हीट स्टोन में अपन ने एक बात लिखी थी, अगर सारे आर हैं तो आंसर भी आर ही होगा। अगर सारे रेजिस्टेंस आर तो आंसर भी आर होगा। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज दिन भर। व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज लिखें। पहला प्रश्न, कैलकुलेट द equivalent resistance between points A and B in the given figure. Between points A and B in the given figure. अब ऐसे आप उलझे रहोगे तो पहली बात, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। आप कितना भी दिमाग लगा लो, कोई भी सीरीज नहीं है, कोई भी पैरेलल नहीं है। अब आपको क्या सोचना है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। जैसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो भाई, अपने दिमाग में सेट है ये व्हीट स्टोन होता है। सब लोग समझना, बातचीत बंद करो, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करो। आज 1.5 घंटा न्यूमेरिकल करके जाओगे ना तो कॉन्सेप्ट्स और बढ़िया हो जाएंगे। ये देखो, ये सारे आ रहे हैं आपके दिमाग में सेट है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसका आंसर भी आर है। अब इस वाले पॉइंट को थोड़ा ऊपर दबा दीजिए। सेम इसी को वापस बना रहा हूं। ये किनारे ऐसे कैसे, ये वाला आर ऐसा कैसे, ये वाला पॉइंट दबा के ऊपर ले जा रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, तो ये आर ऊपर चला जाएगा। ये देखिए आर दब गया। ये दोनों आर्म्स भी ऊपर चली गई। ये देखिए, ये और ये सेम है। ये धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये दिमाग में सेट होगा कि यार ये भी व्हीट स्टोन है। आप चाहें इस वाले टर्मिनल को पकड़े और नीचे खींच दीजिए, वही बन गया। अब बताइए, ये भी व्हीट स्टोन है और इसका भी आंसर आर है। जब आप 10 सवाल आज कर लोगे ना तब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस डेवलप होगी। अच्छा यार, ये और ये सेम ही है। अब आप ध्यान से देखो तो भाई ने होशियारी से ऊपर क्या बनाया है, व्हीट स्टोन। देखो, इसको हटा दो, ऊपर क्या है, व्हीट स्टोन। देखो ये वाला, इन सबका आंसर, इन सबकी जगह आर। तो देखना आप, ये ए और बी वाला तो आर है ही, और ऊपर की जगह क्या आ गया, आर। ये देखिए, इस ऊपर की जगह आर बना दिया। अब बताइए आंसर कितना आएगा, R/2। दोनों किस में,
पैरेलल में। करते हैं, आज खूब सारे सवाल करेंगे, धीरे 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 ये बात सेट होती जाएगी। साइड में कॉन्सेप्ट लिखिए, दिमाग में ये बनाइए, फिट करिए, ये व्हीटस्टोन होता है, ऐसा होगा तो आंसर आर है। अब ये अलग अलग तरीके से पेपर में आएगा, इसको ऐसे दबा देंगे तो अब ये व्हीटस्टोन है, इसने ऊपर ऊपर ये वाला हिस्सा व्हीटस्टोन बना दिया, तो इन सब की जगह कितना आ जाएगा, आर। समय लीजिए, सर्किट डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, पूरे पूरे सर्किट डायग्राम बनाइए ताकि बाद में अच्छे से इसको रिवाइज कर पाए। सारी बातों को अच्छे से डायग्राम बना के लिखिए। साइड में ये लिखिए, ये और ये दोनों व्हीटस्टोन ही है। फिर वाला सेंटेंस बोलिए, अगर व्हीटस्टोन में सारे आर होते हैं तो आंसर भी आर ही आएगा। व्हीटस्टोन में सारे आर होंगे तो आंसर भी आर ही आएगा। होमवर्क करके नहीं आया, इसी चलवा दो, क्या फायदा, फालतू मजाक नहीं, यहाँ के खड़ा हो जा। हाँ चलो, तो व्हीटस्टोन में सारे आर हैं तो आंसर भी आर होगा। अब अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं जो अलग अलग ऑल इंडिया लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए, देखते जाइए वो कैसे व्हीटस्टोन है, एक नजर में नहीं आएगा। एक नजर में तो अपने व्हीटस्टोन ये सेट है, अब इसको अलग अलग तरीके से कैसे बनाते हैं, अगला लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, आज पूरा डेडिकेशन है व्हीटस्टोन पर। क्वेश्चन नंबर 2, calculate the equivalent resistance between points A and B. डायग्राम बनाइए और उसको बातों को समझिए, लॉजिक डेवलप करेंगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। बातचीत से ऊपर आइए, थोड़ा फोकस करिए पढ़ाई पर, घर जाके न्यूमेरिकल करिए, धीरे धीरे चैप्टर पे ग्रिप बढ़ती जाएगी। अब ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया पेपर में हर जगह रिपीट हुआ है। अब आप इसको 2 बार रिवाइज कर लोगे ना तो आपको दिखते पता चलेगा सर ये व्हीटस्टोन है, अभी नहीं पता चल रहा है व्हीटस्टोन है या नहीं। तो इसको क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं। सब लोग बोर्ड पे देखना, एक बार बोर्ड पे देखना, ये ए है तो क्या ये भी ए होगा, सेम वायर से जुड़े हुए, ये भी नहीं, ये बी, ये बी, कहीं से भी नहीं। अब मन से मान लो सी डी, ये डी है तो ये भी डी, ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड, हर जंक्शन पे कुछ ना कुछ नाम आ जाना, अगर ए और बी नहीं आए तो अपने मन से अक्षर मान लो, किनारों किनारों पे कौन आएगा, ए और बी। अब देखो आप हर रेजिस्टेंस बनाओ, ये वाला चिल्लाओ, ए और डी, ए और डी, ये रहा ए और डी। ये वाला देखो ए और सी, ए और सी, ये देखो सी और डी, सी और डी, ये वाला देखो डी और बी, डी और बी, ये देखो सी और बी, सी और बी। अपने आप ध्यान से देखोगे तो किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, व्हीटस्टोन। सब प्रैक्टिस है, 15 सवाल हाथ से करोगे पता लगने लग जाएगा। यूं दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा व्हीटस्टोन, पर जैसे ही उसको रीड्रॉ किया
जैसे ही उसको रीड्रॉ किया वो व्हीट स्टोन में कन्वर्ट हो गया। बताइए। डन है। अब वही सारे 10 ओम है, सॉल्व भी नहीं करना, आंसर भी 10। अगला करें, थोड़ा और कठिन करते हैं। सब कहीं ना कहीं व्हीट स्टोन से जुड़ते जाएंगे धीरे 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 धीरे, और आपके सर्किट डायग्राम मजबूत होते जाएंगे। इसलिए कहते हैं इनकी प्रैक्टिस करिए। एक आपको जेई मेन की एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें 2023-2024 के सवाल हैं। आपसे ईएलपी पूरी हो रही है, जेई मेन के क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी साथ साथ मेंटेन करके चलिए। तो पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी भाई, तब जाके फाइट की स्थिति में आएंगे। केवल क्लासरूम क्लासरूम के नोट्स बार बार पढ़ के कुछ नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। रोज एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन लीजिए, आज फिर 4 क्वेश्चन दूंगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़िए, टूटे फूटे करिए, गिवन लिखिए कि क्या क्या गिवन है, क्या पूछा है। सॉल्व होना नहीं होना मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो मैं सब सिखा दूंगा, पर लैंग्वेज के साथ दोस्ती करिए। एकदम से नहीं होगी भाई, वो रोज पढ़ोगे ना तब जाके वो लैंग्वेज समझ में आएगी। क्या कह रहा है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा क्या है, तब धीरे धीरे चीजें ग्रिप में आती हैं। उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। समय है अभी, अभी हम कर सकते हैं, पर्याप्त समय है, इसलिए थोड़ा सा समय को कीमत समझिए और रोज पढ़िए। लिखें अगला, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between points A and B। अब ये भी दिखने में बड़ा ऊट पटांग है, पर अभी आप बनाएंगे और जैसे ही बनाओगे ये अपने आप व्हीट स्टोन में कन्वर्ट हो, दिखेगा नहीं, रीड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें 2-3 तरह के सवाल बनते हैं जो नीट में और जेई मेन में आए हुए हैं, दोनों को मैं आपको समझाता हूं। बना लीजिए। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ऐसे तुक्का मत मारिएगा, कौन सा बेकार हो जाएगा। जब तक वो व्हीट स्टोन में कन्वर्ट नहीं हो तब तक गैस मत करिए, तुक्के मत मारिए। डायग्राम बना ले। चलो देखना भाइयों, अपने आप रास्ते निकलेंगे, टेंशन मत लीजिए। किसके बीच में पूछा है, ए और बी, किनारों पर ए और बी आएंगे। ठीक है साहब, सर इतने सारे पॉइंट मान रखे हैं तो अपने हिसाब से कम कर लेना भाई। ये ए है तो ये ए ही होगा, जबरदस्ती इसने एफ बोल दिया, पर तुझे पता है ये ए ही है।
ये ई है, वास्तव में ई नहीं है, ये बी है, दूसरे पेन से लिख दे, ठीक है। अब बचे कौन से दूसरे पॉइंट, सी अलग होगा, एम अलग होगा, तो सी और एम अलग। दिमाग खोल भाई, लड़ने थोड़ी ना बैठ जाएंगे, अरे सर ये तो बी होगा, ई कैसे बोल दिया, भाई बोल दिया उसने, क्या दिक्कत है। पर तुझे पता है ये बी है तो ये बी है, ये ए है तो ये ए ही है, एफ और ई जबरदस्ती के हैं जिनका कोई यूज नहीं है। अब बनाओ, एक एक बनाओ सर, चलो ये बनाओ, ये बताओ किसके बीच में, बोलो चिल्लाओ, सी और एम, सी और एम। ये बताओ सी और बी, सी और बी। ये बताओ एम और बी, एम और बी। ये बताओ एफ और एम, ए और एम। ये बताओ ए और सी। देख भाई, अपने आप व्हीटस्टोन बदल गया। ये शब्द हमें भी आते हैं जो आपने पढ़े हैं, इसको पकड़ो, यहां से खोल दो, इसको घुमा दो, और ये सब पढ़ते समय अच्छे लगते हैं, एग्जाम में तो पेपर को ही घुमाने की इच्छा करती है ना। तो ये सब शब्द हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनके कोई खामखा मतलब ही नहीं है। इसको पकड़ लो, इसको ऐसे कर दो, ये व्हीटस्टोन दिख जाएगा, वो उसी समय समझ में आता है जब टीचर खड़ा होता है। घर पे जाके आप सर्किट घुमाते रहते हो, सॉल्व ही नहीं होता। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है रीड्रॉ कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है। उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है जो आपने सुन रखे हैं, इसको ऐसे कर दो, देखो यहां से उठा दो, इसको घुमा दो, इसको ऐसे कर दो, वो होते ही नहीं है परीक्षा में। बेस्ट तरीका है सर्किट को रीड्रॉ करिए, मस्त रहिए, आंसर परफेक्ट आएगा। अब बताइए, सारे आर हैं तो आंसर भी आर होगा, आर इक्विवेलेंट। अब इसमें एक सवाल और बनता है, वो लिखिए नीचे बी पार्ट में। पहले आप बराबर आइए, थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा इसमें क्योंकि सर्किट बनाने पड़ते हैं सारे। अच्छा, ए और एफ कुछ अलग नहीं थे, वो एक ही बिंदु है ना। लिखें लाइन चेंज करके, बी पार्ट लिखिए, इफ अ बैटरी इज कनेक्टेड, if a battery is connected between A and B, then calculate the current, in the branch, मैं नाम लिख रहा हूं बोर्ड पर, A F C E B, then calculate the current in the branch A F C E B। अब ये खामखा उसने सवाल को कठिन करा है, वो कठिन है नहीं, अगर आप लॉजिकली देखोगे तो हुआ क्या सर समझ में नहीं आया। अब सब लोग बोर्ड पे देखो। अच्छा, इस पूरे का आंसर कितना आया था, आर, तो क्या इसकी जगह आर लगा दूं, ये आर लगा दिया, सभी लोग बोर्ड पे बने रहो, ये आर बना दिया, ये ए है ये बी है, बैटरी किसके बीच में लगा दी, ए और बी के बीच में। बताओगे करंट कितनी आएगी, आई बराबर वी बाय आर, ये वी बाई आर यहां से करंट आई। अब बताना ध्यान से, ये तो बेकार है, ऊपर का रास्ता और नीचे का रास्ता क्या बराबर है क्या, तो बताओ यहां करंट आधी हो जाएगी, वी बाय आर का आधा, वी बाय आर का आधा। सर थोड़ा तेज बता दिया, वापस समझा दो, धीरे धीरे फिर बोलता हूं, कोशिश करिए शब्द समझ में आए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर तक पहुंच गए थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आर, क्या ये ओके है। करंट बताइए वी बाय आर, ये करंट बैटरी से निकल गई, यहां आ गई। अब बताइए करंट के पास कितने रास्ते हैं, तो क्या दोनों रास्ते बराबर हैं, करंट आधी आधी बट जाएगी। ठीक है साहब, अब कौन सी ब्रांच में पूछा, देखो ए एफ सी ई बी, ए एफ कहां है, ये एफ है ना, ये वाला बिंदु एफ ही तो है, ए एफ सी, ये वाला बिंदु कौन सा था, ई। अब बताओ ए एफ सी ई बी में कितनी करंट है, आंसर है वी बाय 2 आर।
पर क्या लैंग्वेज ऐसी होती है ना, पता ही नहीं चलता पेपर में इतना पेशेंस भी नहीं होता है आसान सवाल आप अभी कर रहे हैं, आपको बहुत आसान लग रहा है, पर पेपर में हड़बड़ी लापरवाही से ही चीजें गड़बड़ होती है। बाकी मैं आपको फिर कह रहा हूं, पेपर में कुछ भी ऐसा नया नहीं आएगा, जो आप पढ़ रहे हो वही पूछा जाता है। अभी मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूं रात को यूट्यूब पर, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पिछले 2-3 साल से याद है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज हमेशा सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो उस पर रेंज हमेशा सेम होती है अगर स्पीड सेम हो। ये बात पिछले 5 साल में 6 बार पूछ ली गई, जेई मेन में, नीट में, एनसीईआरटी में, एक ही बात इतने सालों से चल रही है। आपको ये पता है 45 डिग्री पर पत्थर फेंकते हैं तो रेंज मैक्सिमम होती है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से पेपर आएगा। आपने जो पढ़ाई करी है, जहां भी पढ़ा है भाई, उस कॉपी में इतना पर्याप्त लिखा हुआ है जिससे नीट का पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है। स्कूल लेवल पर भी हर अध्यापक इतना पढ़ाता है कि जिससे पूरा पेपर सॉल्व हो। वो हमारी लापरवाही, टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच होना, नहीं समझ में आना, उसकी वजह से परेशानी होती है। बाकी कंटेंट ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम ही पढ़ा रहे हैं कि हमारी कॉपी से आएगा, ये बेकार की बातें। इतना फंडामेंटल बातें आती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस प्रैक्टिस बढ़ाइए, एनसीईआरटी करिए, पुराने पेपर देखिए, जेई मेन पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि 2025 का पेपर थोड़ा सा बेहतर आने की उम्मीद है, तो आप उस लेवल पे तैयारी करिए। बेहतर आने का मतलब सिर्फ ये होता है, क्वेश्चंस जैसे इजी, मॉडरेट, टफ, यहां लगभग आते हैं 45 से 48 सवाल, यहां आते हैं 2 सवाल, ये हो गया इजी। यहां संख्या थोड़ी कम करेंगे, मॉडरेट की बढ़ा दी, टफ की बढ़ा दी। टफ ऐसे नहीं होगा कि टफ 40 आ जाए, ये 10 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। पेपर ऑल इंडिया के हिसाब से बनते हैं, यहां टफ की संख्या 4-5 बढ़ा दी। जैसे 2015, 2016, 2017 का पेपर देखें तो थोड़े क्वालिटी के पेपर हैं, वहां 5 से 7 सवाल सोचने वाले आते थे। इजी मीडियम का जो क्राइटेरिया वो तो वही रहेगा, 35, 38 सरल पेपर आ गया, 40 इजी आ गए। ये वाला थोड़ा सा क्राइटेरिया ऊपर नीचे होता रहता है। और जो एक्चुअल पेपर है आप देखें, नीट 16 का, नीट 17 का, नीट 18 का, ये बिल्कुल बैलेंस पेपर है, जहां आराम से 620, 630 जो जाता था कट ऑफ, 600 के आसपास जाता था, उसी लेवल का पेपर वापस आएगा। तो तैयारी को बढ़ाइए। लेवल का अच्छा पेपर आना ये नहीं है कि हमें अनशन पढ़ना है, वही चीजें पढ़नी है। एनसीईआरटी को तवज्जो से पढ़ना है, क्लास नोट अच्छे से करने हैं, मटेरियल अच्छे से करना है, बस इनको बार बार रिपीट करना है। रिपीट करोगे तो रैंक आएगी। बहुत सारा पढ़ लोगे, बाद में उसको समेट नहीं पाओगे, फायदा नहीं है उसका कि सर अभी तो मैंने खूब सारा कर लिया अलग अलग तरह से, पर 6 महीने बाद आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे, तो मेहनत बेकार है। लूप ऐसा बनाइए जिसको आप बार बार रिवाइज कर सको, रिपीट कर सको, ऐसा लूप। एनसीईआरटी लूप में होनी चाहिए, क्लास नोट्स, ईएलपी, पीवाईक्यू, समय है जेई मेन के पीवाईक्यू, और इनका रिवीजन, रिवीजन रैंक देगा, ये बात ध्यान देना। अब बताइए टोटल करंट कितनी आई, V बाय आर, कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से, जितना ऊपर का उतना नीचे का। बंटी ने तुरंत मोबाइल निकाल लिया बीच में, मोबाइल भी छोड़ना पड़ेगा। V बाय आर के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 2। ऊपर वाला बताइए V बाय 2R, नीचे वाला V बाय 2। क्या आगे बढ़े, क्या अगला लिखिए। अब सवाल को थोड़ा सा कठिन करता हूं, वो देखिएगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between points A and B. डायग्राम बनाइएगा। ऐसे आप कितना भी सोचेंगे कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कितना भी दिमाग लगा लें, सर्किट को रीड्रॉ करना ही पड़ेगा। रीड्रॉ करेंगे तब जाके कुछ रास्ते दिखने शुरू होंगे।
कितना भी सोचिए इसमें कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। अब फिर वही पॉइंट्स मानो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8 ओम। सर पॉइंट्स आप मान के दे दो ना सर, चलो मैं मान देता हूं। ए, सर ए से नहीं बढ़ पा रहे, बी नहीं बढ़ पा रहे, मानो ना इतने लेटर हैं सर, इसको मैंने मान लिया सर, सी मान लिया, सही है सर। अब नहीं बढ़ पा रहा सर, डी, हाँ सर अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, अब थोड़ा बेहतर हुआ। ये बिल्कुल ही अलग है, ई मान लो, ये बिल्कुल ही अलग है, ई मान। कोने कोने में कौन दिखाई देगा, ए और बी, सबसे कोने में। सर ये वाला जो है ना 7 ओम, ये तो साफ ही दिख रहा है, ये बिल्कुल अलग ही पड़ा है, इसको अलग ही बना दे, ये ई, ये 7 ओम, बिल्कुल अलग ही है सर, इसका तो कोई काम ही नहीं। देखो सर बिल्कुल अलग है, ये अलग है। अब आपने मन से कौन से माने, सी और डी। जब भी आप मन से 2 पॉइंट मानो, कोशिश करो ऊपर नीचे लिखने की, क्योंकि वो मोर और लेस क्या बनेगा, व्हीटस्टोन। अब देखना एक एक, ए और सी के बीच में 6 ओम, खुद कोशिश करो। ये वाला बताओ, ए और डी में 8 ओम। ये वाला बताओ, सी और ई में 3 ओम। ये वाला बताओ, सी और डी में 10 ओम। ये बताओ, ई और डी में 4 ओम। तसल्ली से बनाइए, अपने आप व्हीटस्टोन में बदल गया। सब व्हीटस्टोन है, बस अलग अलग डायग्राम है, सारे डायग्राम देख लोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा। घर पे एक बार रफ कॉपी में वापस कर लो। अब चेक करो क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस में कैसे चेक करते हैं बताओ। लेफ्ट आर्म का रेशियो, लेफ्ट आर्म का रेशियो चेक कर, 6/8, बोले तो 3/4। राइट आर्म का रेशियो 3/4, यस द ब्रिज इज बैलेंस। और अगर ब्रिज बैलेंस है तो बीच वाला बेकार, बीच वाला बेकार। हाँ जी, तो बीच वाला बेकार है, तो ऊपर दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज। 6 और 3 9, 8 और 4 12, और ये तो है ही 7 ओम, अलग से है जो, ये तो है ही सही। अब बताओ 12 और 8 किस में, पैरेलल में, कितना देगा, 12 और 9 108, 108/21 कितना, 36 बटे, पक्का, ये 7 ओम और है। आराम से तसल्ली से करो, समय पूरा दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा इसमें सर्किट बनाने में समय लगता है। पूरा तसल्ली से बनाइए ताकि बाद में रिवाइज कर सको। 36/7 आ रहा है क्या, देखो। अब बताओ ये दोनों किस में, सीरीज में। फाइनली 36/7 एंड 7 सीरीज, तो 36/7 + 7, एलसीएम 7, 85 आ रहा है भाई, 85/7। देखो कोई, बोलिए।
बढ़े आगे, अगला लिखें। सब व्हीटस्टोन है, अलग अलग डायग्राम, अलग अलग फोटो, अलग अलग दिखने का तरीका, पर अंततः वो व्हीटस्टोन में जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे। कैलकुलेट द equivalent resistance between points A and B ये देखिए, ये थोड़ा आसान है, जो एक नजर में बिना रीड्रॉ करे समझ में आता है कि हाँ सर ये कौन है, व्हीटस्टोन। साफ दिख रहा है, आप देखिए, दो आम इधर हैं, दो आम इधर हैं, एक आम बीच में, साफ दिख रहा है। इसी का एक कठिन रूप आता है जो हमें पढ़ना चाहिए, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। वो क्या है? वो थोड़ा सा नया सवाल है, इसको देखिएगा। ये क्या चीज है? इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन। नई चीज है, ध्यान से देखना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें रेशियो देख लीजिए, 2/2 बराबर 2/2, बीच वाला बेकार। आराम से चेक करिए, ये भी वही है, बस आपने एक ब्रांच और बढ़ा दी, जिसे बोलते हैं आपने ब्रिज को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। रेशियो चेक करो, 10/20 1/2, 20/40 1/2, 30/60, ये सारे बेकार, ये सब बेकार। अब बताइए, ऊपर वाले तीनों सीरीज, ऊपर वाले तीनों सीरीज, 10 20 30, 10 20 30, ये 20 40 60, बिल्कुल तरीके से लिखिए ताकि बाद में अच्छे से पढ़ सकें। ये आपने ब्रिज को एक्सटेंड कर दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। रेशियो चेक करिए, अगर आपको रेशियो इक्वल मिल जाए तो बीच वाला रेजिस्टेंस बेकार। सर ये बेकार क्यों हो जाता है, कोई कारण है क्या इसका? कारण है ना, ऊपर और नीचे का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो करंट उस ब्रांच में फ्लो नहीं करती। चलिए ध्यान से देखिए, तो 10 20 30 कितना, 30 और 20 और 60, नीचे 120। अब दोनों किस में, पैरेलल। बताओ कितना, कितना 40, नोट कर लीजिए। फिर बताएं, रेगुलर पढ़ना ही बेनिफिट देगा। 4 दिन पढ़े फिर नहीं पढ़ाई करी, फिर 2 दिन गायब, 2 दिन मस्ती, सब गड़बड़ है। रेगुलर पढ़ाई ही आउटपुट देगी। एनसीईआरटी आदत में डालनी है तो आदत में डालनी है, रोज 10-15 मिनट एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। आज होमवर्क है एनसीईआरटी में, पीछे के अनसॉल्व सारे 3.1 से लेकर 3.9, कल 4-5 दे दिए थे, 4-5 और बच गए, 3.1 से 3.9। मुझे ये नहीं चाहिए कि आंसर नहीं आ रहा,
मुझे तो ये चाहिए सर, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, गिवन लिख रहा हूं, सॉल्व तो मैं कराऊंगा ना। मैंने आपको बोल दिया मैं एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा पूरा पूरा। चलिए आगे बढ़ें क्या? लिखिए नीचे, नॉलेज क्लाउड, नॉलेज क्लाउड। नॉलेज क्लाउड। चलो, अब एक बहुत ही ये फेमस सवाल है, पहले तो मैं सवाल को आपको करके दिखाता हूं, फिर इसका तरीका सिखाता हूं। परीक्षा में चूंकि ये बहुत बार बार पूछा जाता है, सब लोग बोर्ड पे देखना, ये मैंने ऑनलाइन भी जब किरचॉफ लॉ की क्लास ली थी तो उस दिन भी कराया था, आज वापस कराता हूं ऑफलाइन, देखना। ये बहुत फेमस सवाल है। आपसे पूछा गया है VA माइनस VB बताइए। पहले मैं आपको फिजिक्स सिखाऊंगा, फिर यहीं से कॉन्सेप्ट को लिंक करूंगा। सब लोग पेन पेन से छोड़ें, बिंदास देखें। जैसे सर्किट चल रहा है ना उसके साथ चलो। यहां से करंट आई 2, आप खुद कहोगे आशीष सर करंट यहां आके रुक जाएगी, कितने रास्ते? पहला अच्छा कॉन्सेप्ट सीखो, करंट ये वाले रेजिस्टेंस देखकर नहीं बढ़ती कि यहां 1 है यहां 2 ना, उस पूरी ब्रांच का कुल रेजिस्टेंस बताओ। इस पूरी ब्रांच का कुल रेजिस्टेंस 3 ओम, इस पूरी ब्रांच का। अब करंट क्या कहेगी, मेरे पास दोनों रास्ते बराबर हैं, इसलिए यहां भी 1 एम्पियर, ये पूरी 1 एम्पियर घूमकर यहां, यहां 1 एम्पियर, ये पूरी घूमकर 1 यहां, और वापस 2 एम्पियर एग्जिट। क्या ये बात समझ में आई? छोटी छोटी बातों को दिमाग में बैठाइए, ये हर जगह लगता है कि 2 एम्पियर आई सर, करंट यहां के रुक गई सर 2 रास्ते हैं। बेटा इन रेजिस्टेंस को देख के बंटवारा नहीं होता, उस ओवरऑल रास्ते का कुल रेजिस्टेंस, ओवरऑल कितना? 3 ओम, नीचे भी 3 ओम, आधी आधी बट गई। बताओ पहला रूल क्लियर? अब मुझे चाहिए ए और बी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना सीखो, ये राजा है सबका। अब पॉइंट्स के बीच में लगाना है, तो मैंने आपको कहा था ना, एक पॉइंट से शुरू हो जाओ, दूसरे पे पहुंच जाओ। बोलो ए से शुरू होकर बी, कहां से चलें? इधर से या इधर से? कहीं से भी चले आंसर आएगा, आपकी मर्जी पड़े। मैं यहां चल रहा हूं, बोलना VA माइनस आई इंटू आर। अब आप नीचे जा रहे हो पर करंट ऊपर आ रही है, प्लस आई इंटू आर। कहां पहुंच गए? ये लिखना आना चाहिए भाई, ये 50 सवाल का सॉल्यूशन है, 50 कि आपको आना चाहिए। ए पे खड़े हो गए, बी पे पहुंच गए, करंट के साथ चल रहे हैं माइनस का IR, करंट के अपोजिट चल रहे हैं प्लस का IR। अब बताइए VA माइनस 2 प्लस 1 बराबर VB, तो VA माइनस VB बराबर +1 आना किस बात का संकेत है? बड़ा कौन, ए या बी? इसका मतलब ए का पोटेंशियल। ये तो है वास्तविक फिजिक्स, पर ये बार बार सवाल आता है कि इफ अ वायर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, तो बताओ करंट की दिशा कहां से कहां होगी, ए से बी या बी से? क्यों ए से बी क्यों? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बिल्कुल ठीक है, ये तो है साहब 2 मिनट का कंजम्पशन। अब मुझे 2 मिनट का कंजम्पशन रोकना है, तो मैं क्या तरीका बताता हूं वो देखिए। इसको माना P, ये Q, व्हीट स्टोन चलना है सब, PQRS। अगर P बाय Q का रेशियो R बाय S से छोटा है, P बाय Q का रेशियो R बाय S से छोटा है, देन ऊपर वाला टर्मिनल हमेशा हाई पोटेंशियल पे होगा। ऊपर वाला टर्मिनल हमेशा हाई पोटेंशियल पे होगा। इसका मतलब VA इज ग्रेटर देन, देख लीजिए
क्या यहां सिद्ध हो रहा है क्या? ये चेक करो। P बाई क्यू बोलो कितना? 1/2। यहां बोलो 2/1। 1/2 कितना? 0.5। क्या 0.5 2 से छोटा होता है? तो जब जब P बाई क्यू R/S से छोटा है तब तब ऊपर वाला पोटेंशियल टर्मिनल हमेशा हाई पोटेंशियल। सर ऐसा क्यों? ये जी इसकी पूरी मैथ्स, ये सीधा कॉन्सेप्ट जो हम परीक्षा में याद कर सकते हैं। सर फिर तो मेरे मन में और विचार आ रहे हैं। सर अगर ग्रेटर हो तो क्या होगा? ग्रेटर होगा तो ऊपर वाला नहीं नीचे वाला ही पोटेंशियल पे होगा। सर बराबर हो तो क्या होगा? अरे बराबर होगा तो व्हीटस्टोन हो जाएगा, फिर तो ऊपर और नीचे का पोटेंशियल सेम होगा। इसके अलावा तो किसी सवाल में क्या ही बन सकता है किताब में? तीन ही तो केस बन सकते हैं जो तू खुद सोच रहा है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। मैं तीनों नहीं लिख रहा, तीनों लिखते हैं तो क्या खिचड़ी पक जाती है। एक याद करें, अगर रेशियो लेस है तो ऊपर वाला टर्मिनल हाई पर। अब परीक्षा में खुद ही सोचेंगे ना, अगर रेशियो ग्रेटर आ गया तो नीचे वाला हाई पर, अगर रेशियो बराबर आ गया तो ऊपर और नीचे दोनों का पोटेंशियल से। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार लिखिए, फिर इस पे एक सवाल करके दिखाता हूं। ये वाली बात को धीरे धीरे फिर समझाता हूं। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, न्यूमेरिकल भी है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तो आंसर 1 वोल्ट है। न्यूमेरिकल आएगा वैल्यू वाला तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। पर सिर्फ यही पूछ ले कि भैया हाई पे कौन है लो पर कौन है, तब अपन को सीधा पता होना चाहिए। नोट डाउन करिए, एक बार इसको वापस से री एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको अच्छे से सिस्टमेटिक याद करें, तीनों नहीं लिखें। मैं अगर यहां तीनों लिख दूंगा ना तो कंफ्यूजन का लेवल बढ़ जाएगा। कोई एक याद करें अच्छा, कि अगर रेशियो लेस है तो ऊपर वाला टर्मिनल हाई पर। परीक्षा में खुद ही सोच लेंगे। आप यहां अभी सब लिख दोगे ना, लेस है तो ये, ग्रेटर है तो ये, बराबर है, वो ऐसी खिचड़ी पक जाएगी कि आप खुद पजल हो जाओगे। तो कभी भी ऐसी चीज होती है ना, एक हिस्सा लिखना चाहिए बस, दूसरा तो ऑन द स्पॉट याद आएगा। तो आराम से बोलिए, अगर P बाई क्यू का रेशियो लेस है तो हमेशा अपर टर्मिनल किस पे होता है? हाई पोटेंशियल। नीचे इसको सेंटेंस में लिखो। आगे क्या बराबर? जल्दी आओ। In the above situation, in the above situation, if a connecting wire, if a connecting wire is connected between points A and B, A and B, then the current will flow from A to B. Current will flow from A to B because A is at higher potential.
बोलो डन है क्या? चलो अब एक सवाल ईएलपी नंबर 11 का सवाल नंबर 7वां वहीं ईएलपी में कर लीजिए, बनाइएगा मत, मौखिक हो जाएगा। ईएलपी नंबर 11 पे आइए और सवाल नंबर 7वां। ईएलपी नंबर 11 सवाल नंबर 7 वहीं सॉल्व कर लीजिए, वहीं हल्का सा एक स्टेप लिखेंगे हो जाएगा। ईएलपी नंबर 11 9 और 10 हीटिंग इफेक्ट पर है, 11 है व्हीटस्टोन पर। ईएलपी 11 सवाल नंबर 7वां, बताइए कहां से कहां? ए से बी या बी से ए? चेक करो, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। काय को सॉल्व करेंगे, वैल्यू तो पूछी नहीं है। 4 1 4 3। चलो भाइयों फिर देखना, पहले नॉमेनक्लेचर समझना। ये P होता है, ये Q, P Q P Q, इधर वाला R S। रेशियो लो, इधर वाला बोलो 4/1, इधर वाला लो R/S 4/3, बोले तो 1.33। अब बताओ P/Q बड़ा है या छोटा है? छोटा होता गुप्ता सर तो ऊपर वाला हाई पे था, बड़ा है तो नीचे वाला हाई पर। बताइए क्या ओके है क्या? और अगर बी हाई पर है तो बच्चे करंट कहां से कहां जाएगी? बी से। आया हुआ सवाल है ये, बढ़िया प्रश्न आना चाहिए अच्छे से। चलो अब दो सवाल आपको करने, क्योंकि उसमें डायग्राम नहीं गिवन है, तो पांचवा और छठा, नहीं पांचवे से बेहतर है चौथा और पांचवा, इसी ईएलपी का चौथा और पांचवा क्लास नोट्स में करने। आज प्रैक्टिस करनी है बढ़िया। ईएलपी नंबर 11, मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं। ईएलपी नंबर 11 सवाल नंबर चौथा, पहले चौथा करिए, चौथा पूरा हो जाए फिर आइए पांचवा। अपने क्लास नोट्स की कॉपी में ही करना है, खुद करिए, मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा। फोटो बनाइए कैसे बनेगी, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए। क्वेश्चन लिखने लिखने का नाटक मत करिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर डालिए और हल करिए। क्योंकि डायग्राम नहीं है भाई, डायग्राम दे रखा तो आप खटाखट कर लेते। आपको पहले प्रश्न पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा। पी क्यू आर एस की फीलिंग फिर आपको बता देता हूं। पी क्यू आर एस और बीच में गैलोमीटर होता है।
तरीका यही होता है लिखने का इनका। हाँ जी, क्या PQRS समझ में आए? वैल्यू बताओ कितनी कितनी है, वैल्यू बताओ। P की कितनी है? P 10 30 30 90, 10 30 30 90। हाँ जी, बैलेंस है क्या? बैलेंस है क्या? गैलोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है क्या? कितना? 50। ये 50 बीच वाला, और नीचे 7 वोल्ट और 5 ओम। अब पता है मैंने आपको क्यों पढ़वाया? मैं सीधा चित्र भी बना सकता था, पर परीक्षा में चित्र आया ही नहीं। परीक्षा में लैंग्वेज बनी हुई आई। भाई लैंग्वेज से तुझे फ्रेम करना आना चाहिए। आप एक्चुअल सवाल समझो जो परीक्षा में आएंगे, उनकी फाइट मारो। अब बताओ, चेक करो क्या बैलेंस है क्या? रेशियो बता। 10/30 बोले तो 1/3। राइट आर्म का रेशियो बता। 30/90 बोले तो 1/3। क्या दोनों बराबर हैं? बीच वाले 50 ओम का कोई काम, ऊपर वाले दोनों सीरीज। चाहे तो ऐसा फोटो बना दे, अगर डरता है तो ये वाला बना दे, 10 और 30, और नीचे 30 और 90। ये वाला बना दो, बीच वाला 50 बेकार है, ये वाला बना दो। अब बताओ 10 और 30, 10 और 30 40, 30 और 90 120। 40 और 120 कितना? 30। 40 और 120 30। इसको ऐसे बॉक्स में डाल लो, ये सेल कहलाता है। एक स्टैंडर्ड याद करो, इतने सवाल कर लिए, स्टैंडर्ड याद करो। एक रेजिस्टेंस, एक नीचे बैटरी, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कल इतने बार अपन ने कर लिया, पूरी ईएलपी इस पर बेस्ड है। ये सेल का बेसिक डायग्राम है, हमेशा आना चाहिए। है नहीं सर ये क्या है सर, आना चाहिए। बैटरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, और इसकी करंट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, I बराबर E/R प्लस R। सीधा याद होना चाहिए, दिमाग में एकदम छपा हुआ चाहिए, तब मजा आता है। नहीं तो आप हर बार ओम्स लॉ लगाओ, किरचॉफ लॉ लगाओ, सीधा एक बैटरी, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, सीधा I बराबर E/R प्लस R। नहीं तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। अब नहीं तो आप क्या करोगे, 30 और 5 पहले सीरीज में लगाओगे, फिर ओम्स लॉ लगाओगे, सीधा आंसर आएगा I बराबर E/R प्लस R 7/35 बोले तो 1/5 बोले तो 0.2। सीखो, इतने प्रश्न कर लिए, समझदारी रखो। समझदारी नहीं रखोगे फिर फायदा क्या? भोंदू बन के जीवन थोड़ी ना जीना है भाई, भोंदू मत बनो, अलर्ट रहो कि अच्छा हाँ यार सर आपने सेल इतनी बार पढ़ा दिया, अब तो याद होना चाहिए I बराबर E/R प्लस R। अच्छा प्रश्न है, टिक लगा के रखो। चौथा काम का है, रिवीजन करने लायक प्रश्न है चौथा। इसी का भाई ये पांचवा, ये भी निपटा दो। इसी का भाई ये पांचवा। एक एक सवाल करते जाएंगे, कॉन्फिडेंस धीरे 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 बूस्ट अप होता जाएगा। बनाइए, सेम सवाल है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज है, अंतर है, और लैंग्वेज होनी भी चाहिए, अलग सवाल है। अप्रोच धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी।
हाँ, पी क्यू आर सारे कितने हैं? 2 ओम। अब बनाने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? पी क्यू आर सारे 2 ओम है। ये 2, ये 2, ये 2, और समझो ये पी क्यू आर एस, और एस में क्या कह रहा है? इसके साथ एक पैरेलल में और लगा दिया। कितना? 6 ओम। ये तो एस है ही। फोटो नहीं बनाओगे प्रश्न बनेगा ही नहीं, कितना भी अच्छा व्हीटस्टोन आता हो, फोटो बनानी पड़ेगी। पी क्यू आर एस। अब वो कह रहा है ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस का मतलब लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर, चलो बोलो बोलो, लेफ्ट का 2/2, लेफ्ट का रेशियो हो गया। राइट का बोलो 2/, ये दोनों पैरेलल में 6s अपॉन, बस हो गया खत्म, हो गया भाई। भाषा को समझ, एस के साथ पैरेलल में लगा दिया 6, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला बूढ़े हो जाओगे याद थोड़ी ना करोगे, R1 R2 R1 प्लस R, याद कर लोगे तो तुम्हारे फिजिक्स से सवाल सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें हमेशा अटकता हुआ रहना है कि हमेशा मेरी हालत खराब रहे। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब बता, 2 से 2 कैंसिल, 1, 2/6s अपॉन 6 प्लस एस, क्रॉस कर दो, 6s अपॉन 6 प्लस एस बराबर 2, तो 6s बराबर 2, 6 प्लस एस, 6s 12 प्लस 2s, 2s उधर ले जाओ, तो 4s बराबर 12, s बराबर 12/4, S3 आ रहा है भाई। बोलो क्या बात क्लियर हो रही है क्या? नीचे लिखें नॉलेज क्लाउड, पहला पॉइंट, नॉलेज क्लाउड। लिखें इफ, हैंग डालिए, नॉलेज क्लाउड पहला पॉइंट, इफ position of galvanometer and battery are exchanged, if the position of galvanometer and battery are exchanged, then there will be no effect on the condition of बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया, वैसे तो आपको रिजल्ट याद रखना है, पर समझ सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। चलो सब लोग पहले समझ ले, फिर बना लेना। ये अब आपको याद है व्हीटस्टोन इतनी बार बना दिया सर, अब तो 8-10 बार बन चुका है। ये व्हीटस्टोन बोलो P Q R S, और सर बीच में वास्तव में रेजिस्टेंस नहीं होता, बीच में गैलोमीटर होता है, ठीक बात है। यहां क्या है? बैटरी, ठीक है। और कंडीशन बताओ क्या है? P/Q बराबर R, बिल्कुल मामला सेट है। ये तो है पहले की कंडीशन। अब वो कह रहा है गैलोमीटर और बैटरी को क्या कर दो? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब मान लो इस पॉइंट के बीच में गैलोमीटर है और यहां है आपकी बैटरी, अब बदल दो। कैसे बदल दो? ये M है, ये भी N है। अब मैंने क्या किया? बदल दिया, बीच में जो गैलोमीटर था वहां क्या लगा दी? बैटरी।
बाकी सब ऐसे कैसे, बाकी सब ऐसे कैसे, और यहां जहां बैटरी थी वहां क्या लगा दिया, टर्मिनल नहीं बदले, ये एम, ये एन, ये आपका ए और ये बी। अब प्रश्न ये है कि भैया क्या कुछ चेंज आ जाएगा या कुछ भी चेंज नहीं आएगा। दिखने में चीज बदल चुकी है, तो अब क्या करें, कुछ नहीं करते, इसको रीड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या वही बन रहा है क्या। रीड्रॉ, रीड्रॉ में मुझे तो आदत है, मुझे बैटरी कहां रखनी है, नीचे, गैल्वेनोमीटर कहां रखना है, बीच में। अब आप देखना, रीड्रॉ में सब बातों का ध्यान रखना। बता, गैल्वेनोमीटर किसके बीच में है, गैल्वेनोमीटर किसके बीच में है, एम और एन। क्या यहां एम और एन लिख दूं, ठीक है। बैटरी बता कहां है, ए और बी, क्या यहां ए और बी लिख दूं। अगर ए है तो ये भी ए, बी है तो ये भी बी। चलो ये बताओ किसके बीच में है, बताओ ये किसके बीच में है, एम और ए, कितना, पी। ये बताओ एम और बी, एम और बी, क्यू। ये बताओ ए और एन, ए और एन कितना, आर। ये बताओ बी और एन, एस। अब विडिशन की कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर, चलो चिल्लाओ, लेफ्ट आर्म का रेशियो पी बाय आर बराबर, क्यू को यहां ले जाओ, आर को वहां ले जाओ, पी बाय क्यू बराबर, क्या वही शर्त आ गई क्या, देखिए वही शर्त आ गई, वही शर्त आ गई। तो कंक्लूजन क्या है स्टोरी का, स्टोरी का कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है, परीक्षा में सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को बदलने से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, कंडीशन भी वही रहती है, सब कुछ वही रहता है। मैंने रीड्रॉ करके प्रूफ करके बताया, कंडीशन देख वही आ गई, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेफ्ट आर्म का रेशियो पी बाय आर, क्यू बाय एस, क्यू को इधर ले गए, आर को इधर ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लिख लीजिए, ये पहले था और ये एक्सचेंज करने के बाद। अब ये आज ही लिखना है, इसके बाद ये शॉर्ट नोट में सीधा एक पॉइंट जाएगा, सीधा बैटरी और गैल्वेनोमीटर को बदलने पर बैलेंसिंग लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां इतना आपको दिखाना थोड़ी ना है, ये तो आपसी समझ के लिए है कि हाँ सर आपने प्रूफ करके बता दिया, कंडीशन वगैरह सब कुछ वही रही, कोई परिवर्तन नहीं आया। बना ले, तो स्टोरी क्या है, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदलने पर भी कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, सर्किट दिखने में अलग लग रहा है पर अंततः जब उसको रीड्रॉ किया तो कोई चीज में परिवर्तन नहीं आया। तो बैटरी और गैल्वेनोमीटर को बदलने पर नल पॉइंट पर
डिफ्लेक्शन पर, कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी में लिखिए दूसरा पॉइंट, जल्दी से बराबर आइए फटाफट। आज का होमवर्क है ईएलपी नंबर 11 पूरी करनी है। सवाल नंबर 1 से शुरू होना है, सारे करके लाने हैं। कल ही देखते हैं कितने बने कितने नहीं बने, सारे करके लाइएगा। और थोड़ा सा एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा। बढ़ो आगे। चलो देखो, अब एक जो दूसरा पॉइंट है वैसे ये एरर का है, पर यहीं लिखा हुआ रहेगा तो क्या रिवाइज भी हो जाएगा। क्या पॉइंट है उसको समझिएगा। ये P है, ये Q है, ये X अननोन है जो आपको फाइंड करना है, ये S है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझते हैं क्या होता है, जिसको हम बदल सकते हैं। वास्तव में ये प्रैक्टिकल है जो स्कूल लेवल पर किया जाता है लेबोरेटरी में। यहां पर रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। रियोस्टेट बॉक्स होता है 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, वेरी करते हैं, अलग अलग की निकालते हैं। एक कंडीशन ऐसी लाते हैं जब डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0। उस समय कहा जाता है सर्किट किस में चला गया, बैलेंस कंडीशन, इसे बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब इसकी सेंसिटिविटी निकाली जाती है, एरर एंड मेजरमेंट में जब हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं वहां इसकी सेंसिटिविटी निकालते हैं। उस सेंसिटिविटी को जब मैक्सिमम किया गया, सेंसिटिविटी को मैक्सिमम किया गया, तो कंडीशन निकल के आई, मैक्सिमम कब होंगे, जब ऑल रेजिस्टेंस आर अप्रोक्सीमेट इक्वल। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा काम कब करेगा, सबसे अच्छा काम करने का मतलब है मोर प्रिसाइज। दूसरे शब्दों में बोले एरर मिनिमम। तीसरे शब्दों में बोले सेंसिटिविटी मैक्सिमम। ये तब सबसे अच्छा काम करेगा जब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग बराबर होगी। सर ये कहां से आता है, कोई इसकी मैथ्स है? बिल्कुल है मैथ्स। सेंसिटिविटी के एक्सप्रेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्यों, कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो कंडीशन निकल के आई सभी रेजिस्टेंस बराबर होने चाहिए। ये सीधा पूछा गया नीट 2022 में। उससे पहले ये जेईई मेन में आया था और वास्तव में सवाल दिया गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वहां से ये पूछा गया था। तो क्या कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। वापस बोलिए, अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट को मिनिमम एरर पर ले जाना है, दूसरे शब्दों में प्रिसाइज मोर करना है, तीसरे शब्दों में सेंसिटिविटी को मैक्सिमम करना है, देन द कंडीशन इज ऑल रेजिस्टेंस आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। बोले तो सबका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। P बाई क्यू मस्ट बी इक्वल टू एक्स बाय एस, और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। नोट करिए, वापस एक बार री एक्सप्लेन करता हूं। इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी को मैक्सिमम करना। तो अगर सेंसिटिविटी को मैक्सिमम करना है, एरर को मिनिमम करना है, देन द कंडीशन इज ऑल रेजिस्टेंस आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। सीधा 2022 की परीक्षा का सवाल है जो जेईई मेन 2019 से लिया गया था और ओरिजिनल इसका सोर्स था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो संडे को जब एनसीईआरटी कराऊंगा तो उसमें एग्जाम्पलर के सवाल भी कराऊंगा, जिससे आपके सारे सवाल आपको लिंक होते हुए दिखेंगे। हाँ सर ये बात यहां दी हुई है एग्जाम्पलर में।
क्या आगे बढ़े? अगली हेडिंग डालिए, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। मीटर ब्रिज, हाँ नोट कर लें। नहीं, शॉर्ट सर्किट क्यों होगा? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है किन्हीं दो पॉइंट्स को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ना, ए और बी को ऐसे जोड़ना, ये शॉर्ट सर्किट है। बैटरी जोड़ देना थोड़ा ना शॉर्ट सर्किट है। नहीं, करंट क्यों नहीं फ्लो होगा? ये तो पूरा रास्ता है ना, ऊपर भी रास्ता है, नीचे भी रास्ता है, शॉर्ट कहां हुआ? शॉर्ट का मतलब होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ देना। कनेक्टिंग वायर मतलब जिसका रेजिस्टेंस 0। कहीं भी कोई भी दो पॉइंट शॉर्ट नहीं है, इसका भी रेजिस्टेंस है, इस सबका रेजिस्टेंस है। ए और बी शॉर्ट कहां हो? ये तो बैटरी ना भाई बीच में। शॉर्ट का मतलब होता है बिल्कुल एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ना। यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये तो बैटरी है। बैटरी तो हमेशा किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में तो आएगी। ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। शॉर्ट सर्किट मतलब होता है एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ना, ना उसमें रेजिस्टेंस हो ना उसमें बैटरी हो। ना पोटेंशियल तो सेम होता ही है, तो ये वाली कंडीशन को तो इसको रीड्रॉ किया है। ये वाला पोटेंशियल अब ये वाला सेम नहीं होगा, एम और एन का होगा, तभी तो यहां 0 होगा। इसका सेम थोड़ी ना होगा भाई, सेम तो यहां होता है इस वाले में, यहां सेम थोड़ी ना होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहां डिफ्लेक्शन 0 है, यहां डिफ्लेक्शन 0 है, तो सेम किसका हुआ? एम और एन का हुआ। ए और बी का तो हो ही नहीं सकता। ए और बी के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसका मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, 0 नहीं है। आ रहा है समझ में? चल अगला लिखेंगे, हैंग डालिए, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज लिखें, पहला पॉइंट लिखिए, इट इज बेस्ड on the principle of balance Wheatstone bridge. It is based on the principle of balance Wheatstone bridge. दूसरा पॉइंट लिखिए, the length of the wire used in the meter bridge, the length of the wire used in the meter bridge is 1 मीटर। तभी इसको क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज, क्योंकि इसमें जो वायर की लंबाई है वो 1 मीटर है। ब्रैकेट में लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट लिखिए, it is used to calculate the value of unknown resistance, डायग्राम बनाइए, अच्छे से समझिए, आसान टॉपिक है,
बहुत जल्दी इसके सवाल सॉल्व हो जाते हैं, बस एक बार समझ के बैठाना है। ये जो मैंने बनाई है ये सब कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर की क्यों काम में लेते हैं? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वाले को बोलते हैं लेफ्ट गैप, ये लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट गैप। इसे बोलते हैं राइट गैप। ये सब टर्मिनोलॉजी काम की है, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। ये दो पॉइंट्स हैं जिसके बीच में आपका मीटर ब्रिज वायर है। ये मीटर ब्रिज वायर है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ये जो वायर है ये है मीटर ब्रिज वायर। यहां हमने एक रेजिस्टेंस लगाया R, यहां एक रेजिस्टेंस लगाया S, या कुछ भी मान लें अननोन। तो ये क्या डायग्राम बना हुआ आएगा बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो लिखा रहेगा लेफ्ट गैप राइट गैप, तो आपको चित्र समझ में आना चाहिए। यहां लगेगा गैल्वेनोमीटर। तो चित्र की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगी तब तक न्यूमेरिकल करने में मजा नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है तो उसे बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है अब ब्रिज किस में चला गया? बैलेंस व्हीटस्टोन बन गया। और इस समय जो लंबाई आती है उसे बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। ये सब शब्द काम आएंगे, बैलेंसिंग लेंथ, नल डिफ्लेक्शन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, लेफ्ट गैप, राइट गैप। इन टर्म्स को सीखोगे तब प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग आएगी। और नीचे ए और बी के बीच में है बैटरी। वायर दिखाई दे रहा है आपको? वायर कहां है? वायर बताइए, वायर ए और बी के बीच में लिख लीजिए। ए और बी के बीच में मीटर ब्रिज वायर है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है जो आपको एक एक टर्म मैंने बोल भी दी और डायग्राम में बढ़िया मेंशन कर दी है। अभी सर व्हीटस्टोन कैसे देख रहा है? अपन को तो व्हीटस्टोन दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले तो मीटर ब्रिज भी दिख जाए वो अच्छी बात है। वो देखो, आप सवाल नंबर देखो 11, 12, 14, 15 और 10। पांचों सवाल की सिर्फ फोटो देखो ताकि दिमाग में सेट हो कि दिखते ही पता चले। सवाल नंबर 11वां, 12वां, 14वां, 15वां, 10वां सेट करिए, चित्र देखते ही पता चले हाँ यार ये तो मीटर ब्रिज का सवाल है। देख लो आप, फोटो बनी हुई है पर डरना नहीं है, सारे व्हीटस्टोन ब्रिज हैं। 11, 12, 10वां, 14वां, 15वां सब मीटर ब्रिज के, सारे सवाल आराम से बन जाएंगे। अब ये जॉकी क्या है? जॉकी एक टैपिंग की होती है, यहां पर ऐसे टच करते हैं, इधर 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 इधर, एक ऐसी पॉइंट लेकर आते हैं जब डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? 0। उस पॉइंट को, उस लंबाई को क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ। वापिस बोलिए,
जॉ की एक टैपिंग की होती है, ऐसे टच करते हैं, इधर टच किया, इधर टच किया, इधर टच किया, और वहां डिफ्लेक्शन देखते रहते हैं। वहां आके हम रुक जाएंगे जहां डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 0। माना वो लंबाई कितनी है, L। बेटा कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर, तो बची हुई 100 माइनस L। देखो क्या सेटअप क्लियर हो रहा है। सर ये व्हीटस्टोन कैसे बन रहा है वो बताओ। अभी बना दूंगा, एक बार में आपको समझ में आएगा। चलो व्हीटस्टोन में बदलता हूं, सब लोग बोर्ड पे देखना। ये बोलो, ये कौन सा पॉइंट, ए। ये भी, ये भी। क्यों ए, क्यों, सब कॉपर स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं, कॉपर इज अ कंडक्टर। ये बी, 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 बीच वाले को मान लो सी, ये भी सी, ये सी, इस वाले को मान लो डी। ठीक है, अब मैं यहां फोटो बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना, बाद में बनाना, पहले समझना एक एक चीज। ये बता आर किस में है, आर किस में है, आर किस में है, ए और सी में है क्या, देख लो, ये आर ए और सी में। ये बता एक्स किस में, सी और बी। देखता जा, अपने आप व्हीटस्टोन बनेगा। गैलोमीटर बता, गैलोमीटर, गैलोमीटर का एक किनारा सी, एक किनारा डी। ये देख अपने आप सेटअप सेट हो रहा है, ये देखते जाओ। अब मजे की बात है, ये है लंबाई, मुझे चाहिए रेजिस्टेंस, तो मैंने यहां कुछ चीजें लिखी हैं। माना यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, सिग्मा, तो एल लंबाई का सिग्मा इंटू एल, 5 मीटर का सिग्मा इंटू 5, 18 मीटर का सिग्मा इंटू 18, तो एल का सिग्मा इंटू एल, 100 माइनस एल का सिग्मा इंटू एल। बताओ ये वाला वायर किस में है, ए और डी, ए और डी, रेजिस्टेंस सिग्मा एल रेजिस्टेंस। ये वाला वायर सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। देखिए अपने आप क्या बन गया, व्हीटस्टोन। बोलिए कंडीशन, चिल्लाइए, बोलिए, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो। बोलिए कंडीशन, आर बटे सिग्मा एल बराबर एक्स बटे सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, खत्म। याद भी नहीं करना है, मजे की बात, पेपर में ऑन द स्पॉट तैयार होगा। सर इतनी नाटकबाजी भी नहीं करनी, पेपर का तरीका सीधा रेशियो ले लो, बोलो यहां आर, यहां सीधा रेशियो आर बटे एल बराबर यहां एक्स, नीचे 100, खत्म। पेपर में सीधा वही डायग्राम के साइड में ही सॉल्व हो जाएगा। पर एक बार सब समझना बहुत जरूरी है, लेफ्ट गैप, राइट गैप, मीटर ब्रिज, वायर कौन सा है, बैटरी क्यों है, व्हीटस्टोन कैसे बना, सब बातें सेट हो जाएंगी, काम हो जाएगा। सर सिग्मा का कोई रोल आया, बिल्कुल भी नहीं आया, सिग्मा का कोई रोल नहीं है। एक बार आईआईटी में प्रश्न आ गया कि इस वायर की रेडियस को बड़ा कर दें, मोटा कर दें वायर, ये मोटा कर दिया, तो क्या बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा, तुक्का मत मारिए। रेडियस बड़ी कर दी, मोटा वायर कर दिए, तभी तो रेडियस बड़ी होगी। क्या लंबाई बदलेगी क्या? लंबाई तो फिक्स रहनी है लाला, 100 सेंटीमीटर। तो आर बराबर होता है रो एल बाय ए। एरिया चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टेंस चेंज होगा, सिग्मा चेंज होगा, पर सिग्मा तो दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है भाई। 2 बार आया परीक्षा में कि अगर वायर की रेडियस को डबल कर दें तो भी बैलेंसिंग लेंथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर वापस बोलिए, रेडियस को डबल करने पे क्या रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा? यस, 100% चेंज होगा, पर सिग्मा दोनों तरफ आ रहा है अनुपात में, वो सिग्मा सिग्मा का प्रभाव कैंसिल। तो ये बहुत अच्छी बात है, असर्शन रीजन का एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। लिखिए नोट लगा के, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ
सॉरी, इफ द रेडियस ऑफ, नोट लगाइए, इफ द रेडियस ऑफ मीटर ब्रिज वायर, radius of meter bridge wire is doubled, then there will be no effect, on the balancing length. चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, कुछ रह गया हो तो। कोई फॉर्मूला मत याद करना, यहां कोने में लिख देना, रटना नहीं है, कुछ भी नहीं याद करना होता मीटर ब्रिज में, बिल्कुल बेसिक रेशियो लीजिए, सारे सवाल बनेंगे। चलिए सवाल नंबर करिए 12। सवाल नंबर करिए 12, कॉपी में कर लीजिए, सवाल को अच्छे से समझिए क्या कहना चाहता है। ईएलपी नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। भैया आज का होमवर्क ईएलपी नंबर 11 पूरी, एनसीईआरटी लिखो, अनसॉल्व्ड 3.1 से 3.9, कल इसमें से 4 दे दिए तो अब 4 और आ गए, रोज 4 ही करने, मुझे 15-20 नहीं चाहिए, 4 ही करिए, धीरे धीरे 10 दिन में मुझे आपको एनसीईआरटी से पहले कंफर्टेबल करना है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अनसॉल्व्ड 3.1 से 3.9, इसमें से कल 3-4 हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं करें वो करें, मुझे 10 दिन की मेहनत लगेगी, पहले मुझे आपको एनसीईआरटी से कंफर्ट जोन में लाना है कि आपके सवाल बन रहे हैं, लैंग्वेज समझ में आ रही है, और 10 दिन 15 दिन में कंफर्ट जोन में आ जाओगे, फिर अपन को एनसीईआरटी करने में मजा आने लग जाएगा। चलिए सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। वो कह रहा है नल पॉइंट अभी कितने पे आ रहा है बताइए, 40 पर, अभी पहले नल पॉइंट 40 पर है, तो इक्वेशन बना सकते हो, कैसे बनेगी बताओ, बोलो, रेशियो लो, रेशियो बोलो क्या बनेगी इक्वेशन, आर बटे 40 बराबर एस बटे, बताओ कितना होगा वो, 60 समझ में आया, क्योंकि टोटल लंबाई 100 होती है, पहली इक्वेशन आ गई, देख ले भाई। अब वो कह रहा है नाउ 12 ओम पैरेलल में लगा दिया, तो देखो फोटो क्या बनेगी, 12 ओम पैरेलल में लगा दिया, तो देखो यहां तो आर ही था, यहां एस था, और यहां 12 और लगा दिया पैरेलल में, इसे बोलते हैं पैरेलल में लगाना। कल इसको बोलेंगे, एक नई भाषा आएगी, शंट, SHUNT, शंट, शंट का मतलब होता है पैरेलल में लगाना। अब बताओ, अब लंबाई कितनी हो गई बैलेंसिंग, 64, अब बताओ ये 64 है तो ये 36 होगी, ये 36 कैसे समझ में आ रही है बताए, टोटल लंबाई 100, ये पहले की कंडीशन है, ये बाद की, देख लो अच्छे से भाई, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। वो कह रहा है पहले 40 थी, रेशियो ले लिया, अब बताओ ये दोनों पैरेलल में है तो कितना देंगे, ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, चलो रेशियो लो, रेशियो, यहां R, यहां 64, कोशिश करो R बटे
64, यहां बोलो 12s अपॉन 12 प्लस एस बटे 36। क्या दो इक्वेशन बना पा रहे हो क्या? मीटर ब्रिज का सवाल बोनस है, 7-8 सवाल कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। बोनस प्रश्न है, बोनस। अब क्या करो, दोनों को रेशियो ले लो। रेशियो लेने से अपने आप एक कट जाएगा, 1/2। यहां है r बटे 40, यहां है r बटे 64। कैलकुलेशन अच्छे से करो, यहां जल्दबाजी करते हो, पूरा सॉल्व नहीं करते, तभी तो लापरवाही बढ़ती है। समझना बहुत आसान है भाई, कि सर समझ में सब आ जाता है, सवाल नहीं बनते, आप थोड़ी थोड़ी लापरवाही करते हो। कैलकुलेशन को सीरियसली करो, आधे अधूरे मन से मत छोड़ दो उसको, नहीं तो फिर कैसे सीखोगे आप? ये भी तो सोचो, पूरा पूरा हल करना पड़ेगा। हम भी तो पूरा हल कर रहे हैं। 8 से r कैंसिल, 64 कहां जाएगा? ऊपर, 40 नीचे, s बटे 60, ये 36 और 12 प्लस s जाएगा ऊपर और 12s नीचे। देखो मैंने सही किया है क्या? देख लो, s बटे 60, ये 12 प्लस s 36 साथ में आएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अब बताइए कुछ कट रहा है क्या? बोलो। 8 का पहाड़ा 64, 5, और कुछ कट रहा है क्या? और बोलो s से s, ठीक है। ये 12-60 काट देगा क्या? हाँ, ये दोनों ना कटेंगे। 12 का पहाड़ा 3 और 5 का पहाड़ा 12, ये 3 का पहाड़ा 4, तो 12-60 ये काट दिए, ठीक है। अब 4 इधर जाएगा, 8 और 4 32, यहां क्या बचा? यहां 12 प्लस s, बस यही बचा। देखो s 20 आ रहा है क्या भाइयों? s 20 और s 20 आ गया तो 8 निकाल सकते हो। इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, r बटे 40 s बटे 60, तो r पता नहीं, s 20 कितना? 40 बटे, कल पूरी करके लाएं, कल पूरी आधा घंटा एक एक सवाल डिस्कस करूंगा। ELP नंबर 11 कल पढ़ाऊंगा, अनबैलेंस व्हीटस्टोन। बैलेंस व्हीटस्टोन ही आता है परीक्षा में, अनबैलेंस लंबा है, पर एक बार करेंगे जरूर, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एक बार कर लेंगे, 10 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार करा हुआ रहेगा तो डर नहीं रहेगा कि हाँ भाई एक बार अनबैलेंस करा हुआ है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीईआरटी कई बच्चों ने खरीद लिए, कई हमारे होनहार तेजस्वी बच्चे हैं। हाँ, मैं भी बंटवा दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ, पहले पैसे इकट्ठे कर लूं, है ना। जब तक नहीं पैसा हो रहा है तब तक आप लोग खरीद लें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। हाँ, क्या?